Hello everyone, I am Prabinu. I am an English language and a communication skills trainer. Before starting today's agenda, पहले हम ये बात करते हैं what is editorial, why it is relevant for our exams. So अगर जब मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ what is an editorial page in any newspaper, as the name suggests, editorial page या तो एडिटर लिखते हैं, उसमें मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं जो उस न्यूज़पेपर के एडिटर्स लिखते हैं, या कोई और राइटर्स लिखते हैं, acclaimed people जो किसी अच्छी पोस्ट पर ऑलरेडी है, वो लोग ये आर्टिकल्स लिखते हैं. नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस? अगर ये आर्टिकल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन लिख रहा है, इट मींस ये उसका पर्सनल ओपिनियन है, उसका सजेशन है, उसका व्यू पॉइंट है. सो बेस्ड ऑन द करंट न्यूज, जो भी कंट्री में चल रहा है या वर्ल्ड वाइड चल रहा है, उसके बेसिस पर वो राइटर अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर रहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा. नाउ जरूरी नहीं है कि ये सजेशन से या जो ओपिनियन है उस राइटर की, हम उससे अग्री करें. इट्स परफेक्टली ओके. बट अगर हम अग्री नहीं करते हैं तो उसका काउंटर आंसर करने के लिए हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होना चाहिए कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट बेसिस वी आर नॉट अग्रीइंग. And that helps you creating your own opinion, and that is really going to help you when you write the answers in your main examination. सो मेन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए हमें डेटा चाहिए, कंटेंट चाहिए, जो हमें यहाँ से मिलेगा, और किस तरीके से लिखा जाता है उसमें ये आर्टिकल्स आपको हेल्प करते हैं. सो डू नॉट क्रिएट योर ओपिनियन जस्ट बाय रीडिंग वन आर्टिकल. अपना ओपिनियन खुद क्रिएट करिए बाय कंसिडरिंग वेरियस अदर ओपिनियंस ऑफ द फेमस और द एक्लेम्ड पीपल, राइट? सो एडिटोरियल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सो करंट न्यूज हमें मिलती है, हमें एक्लेम्ड लोगों के ओपिनियन देखने के लिए मिलते हैं, एंड विदाउट सेइंग लैंग्वेज इंप्रूव हो रहा है, which is a base of, at least if I talk about UPSC exam, so yes, English is mandatory, English is important, वो भी हमें improve करना है. So there are multiple benefits. So pick up your benefit, figure out करिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है और इसमें से हमें क्या best pick up करना है. So find the best for yourself, right? चलिए, let's start our today's agenda, which is the analysis of the editorial section of the Hindu paper dating 1st of April. So this is the editorial page of the Hindu newspaper, page number 6. Okay, let's discuss the articles which are given here. First article is the second wave. This article is on the second wave of COVID-19, which is severe than the last year's or the first wave. So the government and public health authorities are really concerned, and ये बोला जा रहा है कि vaccines जितनी भी है उसका काउंट बढ़ा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा, सो दैट ये जो वॉर है, ये जो बैटल है, इस बैटल में इंडिया प्रॉपरली फाइट कर पाए. सो इस पूरे आर्टिकल में नंबर्स गिवन है कि कितने नंबर्स लास्ट ईयर थे, कैसे रिड्यूस हुए, कितने इंक्रीज हुए. सो इट इज मोर अबाउट डेटा एंड द करंट न्यूज. आई डोंट थिंक सो इट इज एट ऑल रेलेवेंट विद आवर एग्जामिनेशन, but chunki COVID-19 is a very current and important topic, so you must read this article once. Next article is still no recognition of the third tier. This article is on the FC 15 proposal. FC is the Finance Commission. तो 15th Finance Commission के proposal थे, उसको लेकर बात करी है that the goal of fiscally empowering local governments. सो फाइनेंस कमीशन का जो गोल था कि फाइनेंशियल मैटर्स पर जो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का जो गोल था और उन्हें बहुत इक्वालिटी से ट्रीट करना था, ये जो गोल है, दिस इज स्टिल फार अवे. सो फाइनेंस कमीशन के प्रपोजल्स पर क्वेश्चन उठाया है कि क्यों लोकल गवर्नमेंट एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन लोगों पर, इन गवर्नमेंट बॉडीज पर क्यों ध्यान नहीं दिया, उन्हें क्यों पावर्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों उनके बजट इतने कम है. व्हाई द फोकस इज ऑन द डिवोल्यूशन, मतलब नीचे के लेवल तक सबको पावर्स देना, इस पर फोकस है 15th फाइनेंस कमीशन का. बट ये फोकस सिर्फ यूनियन और स्टेट तक ही क्यों है? क्यों इक्वालिटी में लोकल गवर्नमेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता?
सो जब प्राइमरी जो काम है, प्राइमरी टास्क होता है फाइनेंस कमीशन का, द प्राइमरी टास्क ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन इज टू रेक्टिफाई द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस इन द रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं इनके अंदर कोई भी इम्बैलेंस है, मतलब किसी को कुछ ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, एक्सपेंडिचर्स कहीं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। सो इन इम्बैलेंसेस को ठीक करना ही काम है फाइनेंस कमीशन का। बट इन सब में थर्ड टीयर जो कि लोकल गवर्नमेंट को कंसिडर किया है थर्ड टीयर, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राइट? So if you read this article, you will understand what are the viewpoints of the writer here. Next is enter the peace process. This article is about India and Afghanistan. सो GS2 पेपर के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री है, वहां पर हमारा क्या टेक है, वहां पर क्या चीजें हुई हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल इन डिटेल टुडे। एंटर द पीस प्रोसेस, यहां पर बोला गया है that India should use its influence to ensure peace within Afghanistan and the wider region. So जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, उस उस इन्फ्लुएंस को इंडिया को यूज करना चाहिए सो दैट अफगानिस्तान के अंदर शांति बने और जितने भी आसपास के एरिया वहां पर भी पीस मेंटेन रहे। External Affairs Minister S. Jaishankar's comment that India supports talks between Afghan government and the Taliban. So जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया सपोर्ट करता है कि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में बातचीत हो। तो ये जो कमेंट है कि जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये क्या सिग्नल करता है? It signals a subtle shift in New Delhi's approach towards the Afghan crisis. ये सिग्नल है कि कैसे इंडिया का जो अप्रोच है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अफगान क्राइसिस आज से नहीं, काफी सालों से चल रहे। सो पहले इंडिया का क्या टेक था, किस तरीके से इंडिया का अप्रोच था अफगानिस्तान के क्राइसिस की तरफ, और अब अगर सपोर्ट कर रहा है इंडिया तो कैसे चेंजेस आए हैं। लेट्स सी। At the 9th Heart of Asia Conference in Tajikistan, he said, अभी जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ है हार्ट ऑफ एशिया तजाकिस्तान में हुआ है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था, वहां पर क्या बोला गया है इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने। He said India has been supportive of all efforts being made to accelerate the dialogue. सो दोनों अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में बातचीत हो, कोई भी डायलॉग हो, ये जैसे भी इंप्रूव हो सकता है, उन सारी चीजों के लिए इंडिया सपोर्ट करता है। जितने भी एफर्ट्स करने होंगे इस चीज के लिए, उसके लिए इंडिया रेडी है। सो किन के बीच में डायलॉग की बात हो रही है? अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान। गिविंग यू जस्ट अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज तालिबान। तालिबान एक रिलीजियस ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर। एक्चुअली तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। सो इट्स एन इस्लामिस्ट ग्रुप जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और काफी सारे एरिया पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। सो कांस्टेंट अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में लड़ाई चलती रहती है, वॉर चलते रहते हैं। सो जिस वजह से कंट्री में पीस नहीं है। इन रेयर डायरेक्ट रेफरेंस टू द इंसर्जेंट ग्रुप, तो तालिबान को एक इंसर्जेंट ग्रुप बोला गया है। इंसर्जेंट मतलब जो प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, जो अशांति फैलाते हैं, दैट इज द इंसर्जेंट ग्रुप। सो डायरेक्ट रेफरेंस देकर बात करी, कुछ घुमा फिरा कर इधर उधर करके कोई बात नहीं करी। उन्होंने डायरेक्ट रेफरेंस किया है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कोई भी डायलॉग होता है उसके लिए इंडिया सपोर्ट करता है। In 1990s and 2000s, India was steadfastly opposed to any dealings with the Taliban. 1990 से लेके 2000 के बीच में इंडिया बहुत स्ट्रांगली अपोज करता था कि उसे तालिबान से कोई भी डीलिंग करना ही नहीं है, उनसे कोई बात नहीं करनी और वो इस मैटर में एंटर ही नहीं करेगा।
but its position seems to have evolved over the years. पर इतने सालों में 2000 के बाद से हमने काफी सारे चेंजेस देखे, काफी इवोल्यूशन हुआ है, चीजें अलग हुई हैं। क्या अलग हुई और क्यों अलग हुई? In 2018, when Russia hosted Afghan Taliban talks, India had sent a diplomatic delegation to Moscow. So जब 2018 में रशिया ने एक ये ऑर्गेनाइज किया जिसमें अफगान और तालिबान के बीच में बातचीत उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, तब इंडिया ने भी अपना एक डेलीगेशन मॉस्को भेजा था। In 2020 at the intra-Afghan peace talk in Doha, अब दोहा में भी अफगान पीस टॉक हुआ था। So Mr. Jaishankar was present at the inaugural session via video link. So इसमें भी मिस्टर जयशंकर प्रेजेंट थे, जो 2020 में हुआ था दोहा में। So चूंकि कोरोना था, ट्रैवल अलाउड नहीं था, so इस वीडियो लिंक में हमारी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे, reaffirming the long-held Indian position that any peace process should be Afghan-led, Afghan-owned, and Afghan-controlled. So India ने अफर्म किया है कि हमारा जो पोजीशन है वो पीस की तरफ है। कोई भी ऐसा पीस प्रोसेस हो जो कि अफगान, जिसमें लीडर हो अफगान करता हो या अफगान का कंट्रोल हो, ऐसा कोई भी पीस प्रोसेस होगा, सो इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा। His latest comments come close on the heels of a new peace push by the Joe Biden administration of the US. ये जो लेटेस्ट ये जो कमेंट्स है या मिस्टर जयशंकर के कहां से आए हैं, ये जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस से उनका भी क्योंकि यही इंक्लिनेशन है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने अफगानिस्तान भी विजिट किया था। सो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस है कि इंडिया भी अब अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ये बातचीत करने के लिए जो भी एफर्ट्स चाहिए उसके लिए इंडिया रेडी है। So the Biden plan includes two key proposals. जो Biden के जो plan है उसके दो proposals हैं। One, a unity transition government between the warring parties. एक ऐसा unity होना चाहिए जो दोनों warring parties हैं, तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में, तो एक unity होना चाहिए और वो government form होना चाहिए। Second, warring parties and a UN-led multilateral conference of envoys from India, China, Iran, Pakistan, Russia and the US, इन सभी के बीच में एक यूनिटी होना चाहिए। इंडिया हैज सपोर्टेड द UN-led प्रोसेस। अब इंडिया ने सपोर्ट किया है कि जो भी UN-led प्रोसेस है उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है in an apparent climb down from its earlier position and now shown willingness to deal with the Taliban. So जो इंडिया का अर्लियर पोजीशन था जिसमें वो रेडी ही नहीं थे कि कोई भी बातचीत अफगानिस्तान और तालिबान से रिलेटेड हो, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो अब पार्टिसिपेट करके वो यूएन लेड प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। The evolution of India's position is in sync with the evolution of the reality in Afghanistan. So India का ये जो पोजीशन में चेंजेस आए हैं वो उन चेंजेस से रिलेटेड है जो अफगानिस्तान में भी चेंजेस आए। द तालिबान no longer an untouchable force control much of the country's rural territories. जो तालिबान है वो वहां की बहुत सारी रूरल टेरिटरीज को कंट्रोल में करके रखा है। जो छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं उन पर कंट्रोल तालिबान का है। The US has already signed a deal with the Taliban wherein American troops are scheduled to pull back from Afghanistan by May 1. So US ने तालिबान के साथ एक डील किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि by 1st May हम अफगानिस्तान से अपने सारे ट्रूप्स, अपने सारे सोल्जर्स हटा देंगे। China had long ago reached out to the Taliban. चाइना ऑलरेडी बहुत पहले ही तालिबान से बात कर चुका है। रशिया हैज होस्टेड टॉक्स बिटवीन द टू साइड्स। अब रशिया ने दोनों साइड्स की बातचीत करवाने के लिए एक टॉक होस्ट किया, उनकी कंट्री में सबको बुलाया। यूरोपियन पावर्स हैव आल्सो शोन इंटरेस्ट इन स्पॉन्सरिंग टॉक्स। अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोपियन पावर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया है दोनों कंट्रीज के बात कर, दोनों पार्टीज के बात करने में। सो आप देख रहे हैं
यूएस, चाइना, रशिया, यूरोप, जब ये सभी लोग इस मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो कहीं ना कहीं इंडिया को भी अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा। जब इतने लोग अगर एक ही मुद्दे पर एक जैसा काम कर रहे हैं तो हम अलग नहीं जा सकते थे। सो दैट्स व्हाई इंडिया हैज टू बी, इंडिया को होना पड़ा मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट टू द न्यू स्ट्रैटेजिक रियलिटी। और जो नई रियलिटी है, नई स्ट्रैटेजीज है, उनको अडेप्ट करना पड़ा। Since the fall of the Taliban, India has cultivated deep ties with the Afghan people and the government, with investments in multiple projects dealing with education, power, irrigation and other infrastructure development. जब से तालिबान कंपैरेटिवली अपना पावर लूज किया है थोड़ा बहुत, तब से इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप्स थे थोड़े इंप्रूव हुए, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडिया के द्वारा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर हो, इरिगेशन हो, एजुकेशन हो, इन सबको डेवलप करने के लिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स किया है। Even the first batch of vaccination Afghanistan got was from India in February. So हम अफगानिस्तान को हमने ही वैक्सीन्स का फर्स्ट बैच भिजवाया है। And recently India signed an agreement to build the शहतूत डैम नियर काबुल। एक और एक अग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन किया है इंडिया ने, जिसमें शहतूत डैम जो काबुल में है उसके बनने के लिए कि उसमें सपोर्ट इंडिया करेगा। Thus, its economic, strategic and security ties could be disrupted if the Taliban were to take over. So, अगर तालिबान फिर से स्ट्रांग हो जाता है, अगर तालिबान फिर से कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को, तो इंडिया को इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज काफी सारे डिस्ट्रप्शंस होंगे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। The question India faces, like the other stakeholders, is how to help Afghanistan end the violence without a total capitulation of the Taliban. सबसे बड़ा क्वेश्चन ही इंडिया ये फेस करता है, जो कि हर कोई फेस कर रहा है, कि कैसे अफगानिस्तान की मदद की जाए कि वहां पर जितना भी वायलेंस चल रहा है, हिंसात्मक एक्टिविटीज चल रही हैं, इनको कैसे रोका जाए, और एंड टोटली तालिबान को हटाना भी नहीं चाहते। सो ये सब कैसे होगा, ये क्वेश्चन अभी भी सबके सामने है। India joining the peace process could strengthen the hands of the Afghan government. India का ये पीस प्रोसेस ज्वाइन करने से अफगान गवर्नमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है, which is negotiating from a position of weakness. जो ऐसी अफगान गवर्नमेंट जो वीक पोजीशन से अब धीरे धीरे ऊपर आ रही है। न्यू दिल्ली should using its regional clout as well as its deep ties with both the US and Russia strive what Mr. Jaishankar called double peace both inside Afghanistan and in the region. So New Delhi को US और रशिया के साथ अपने टाइज जो हैं वो, और ये जो स्ट्रॉन्ग टाइज इनको यूज करना चाहिए और डबल पीस की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए कि हमें डबल पीस हमको अचीव करना है। डबल पीस का मतलब शांति अफगानिस्तान के अंदर भी और दूसरे रीजन्स में भी। सो ये टारगेट है इंडिया का अफगान गवर्नमेंट और तालिबान को लेकर अपने जो भी इंडिया का स्टेक था वो चेंज किया है। क्यों चेंजेस किया, ये सब हमने आज इस आर्टिकल में देखा है। And now talking about the last article of today's editorial section. So it is a step that enhances cooperative federalism. एक ऐसा स्टेप जो फेडरलिज्म को एनहांस करता है। Now let's understand what is the meaning of federalism first. फेडरलिज्म का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा एरिया, कोई भी एक ऐसी टेरिटरी जहां पर एक से ज्यादा गवर्नमेंट एक साथ रूल करती है। सो एक से ज्यादा गवर्नमेंट का मतलब, अगर हम किसी स्टेट की बात करें, सो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। सो ये हुआ फेडरलिज्म। सो ये आर्टिकल बेस्ड है, ये जो अभी एक recent bill पास हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, जिसमें
लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही गवर्नमेंट बता दिया गया है, जहां पर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स या दिल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर्स बहुत रिड्यूस हो गए हैं। तो ये उस स्टेप की बात करी गई है कि ये जो स्टेप है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर्स दिए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के रिड्यूस कर दिए हैं, इस स्टेप को यहाँ पर राइटर ने, इस आर्टिकल के राइटर ने सपोर्ट किया है, एक अच्छा स्टेप बताया है, और एक ऐसा स्टेप जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनहांस करता है, बढ़ाता है। क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर राइटर के? उनका ये कहना है कि ये जो नया एक्ट पास हो गया है, GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो इस एक्ट के तहत जो डेफिनेशन दी है, तो जो अमेंडमेंट्स हुए, रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन द यूनिक केस ऑफ दिल्ली, यहाँ पर गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन दी है, और वो डेफिनेशन दी है कि गवर्नमेंट का मतलब ही है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो राइटर का यहाँ कहना है कि जितने भी अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट्स काम करती है, अगर फेडरलिज्म की बात करें, सो एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद से फेडरलिज्म बहुत इंप्रूव हुआ है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन बढ़ा है। ये कोऑपरेशन तभी बढ़ता है जब दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट्स के बीच में यूनिटी हो, ट्रस्ट हो, कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो। ये सारे एम्स तभी अचीव हो पाते हैं, और फिर जब सभी के पास अपने अपने रोल्स क्लियर होते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, एंड सारी गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। देखिए, सो यहाँ पर ये बोला है कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट है, हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। सेंटर स्टेट की जो रिलेशनशिप्स है, इनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, सो उनका ये कहना है कि दिल्ली में, दिल्ली जो कि एक नेशनल कैपिटल है, जिसके ऊपर पूरे इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए, उसको एक सिर्फ एक स्टेट नहीं बोला जा सकता। सो दिल्ली में जो भी होता है वो सब कुछ ओवरऑल इंडिया पर इम्पैक्ट करता है। सो अगर एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन में भी अगर हम देखते हैं, सो दिल्ली के पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास वैसे भी पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, इन तीन एस्पेक्ट्स पर वैसे ही कंट्रोल नहीं था। इन तीन चीजों को कंट्रोल करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां की जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। सो अगर जब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, जब वो अपने थोड़े राइट्स इंक्रीज करते हैं, थोड़ा अगर अपना एरिया इंक्रीज करते, सो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता कि ये यूनियन टेरिटरी को कौन हैंडल कर रहा है। कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ चीजें इलेक्टेड गवर्नमेंट जो दिल्ली की उसके हाथ में। सो अ लॉट ऑफ एम्बिगिटीज आर देयर, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर। तो जिस वजह से स्मूथ रनिंग नहीं हो पाता किसी भी जगह का, किसी भी गवर्नमेंट का। सो इन इन चीजों को एलिमिनेट करने के लिए, दूर करने के लिए, ये जो स्टेप है, ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं इस एक्ट में, दीज आर अप्रिशिएबल, और ये हम सभी के भलाई के लिए है, और ये दिल्ली के भी लिए बेनिफिशियल ही है इस तरीके के चेंजेस। सो ये आर्टिकल जो पूरा है, ये राइटर ने सपोर्ट किया है इस एक्ट को। आप अपना खुद का ओपिनियन क्रिएट करिए कि क्या अगर दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है, और पूरे पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है कि उनसे बिना पूछे गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती, सो हाउ दिस इज बेनिफिशियल? अगर हम ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां के लोगों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, सो व्हाट इज योर ओपिनियन कि क्या होना चाहिए, किस तरीके की गवर्नमेंट, किस तरीके का फंक्शनिंग होना चाहिए वहां पर? सो क्रिएट योर ओन ओपिनियन, बट मेक श्योर दैट आपका ओपिनियन जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड होना चाहिए. इट शुड नॉट जस्ट बी सब्जेक्टिव और थियोरेटिकल आंसर्स. So based on the facts, figures, data, make your answer strong and do let me know in the comment section if you want to, that what is your opinion, what is your take towards this act. So that's all from my side for today's session. Thank you so much everyone and take care of yourself.